हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सीमा यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस के साथ हैं, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन फॉर यू को देखते हैं, जो कि आपसे पिछली वीडियो में पूछा गया था। किसका कथन है कि दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, और यहाँ तक कि जिसका अपना कोई मस्तिष्क भी नहीं होता। प्लेटो, बार्कर, अरस्तु, किसने ये कहा है? जल्दी से अपने आंसर को लिखिए लाइव चैट में। तो ये कथन किसका है? अरस्तु का। अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता और जिसका अपना कोई मस्तिष्क भी नहीं होता। आपको क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए क्लास को 2 बजे ज्वाइन करना होगा यूट्यूब चैनल पर, स्टडी विद सीमा पर। और आप लोग तभी आंसर कर पाएंगे लाइव चैट में। तो 2 बजे ज्वाइन किया करिए और लाइव चैट में पार्टिसिपेट कीजिए और अपना इवैल्यूएशन कीजिए, और लास्ट में बताइए कि आज के दिन में आपने कितने करेक्ट आंसर किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। पॉल ए एपलबी की संस्तुतियों के आधार पर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है? लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, भारतीय पुलिस अकादमी, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, या फिर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। तो पॉल ए एपलबी की संस्तुतियों के आधार पर कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है? जल्दी से अपने आंसर को लिखिए। तो कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। निम्न में से किस विचारक ने सत्ता को शासन का जादू कहा है? सत्ता को शासन का जादू किसने कहा है? लासवेल ने, ब्रटन डी जुवेनेल ने, हर्बर्ट साइमन ने, या फिर मैकाइवर ने? इनमें से किसने सत्ता को शासन का जादू कहा है? तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? लिखिए अपने आंसर को। तो मैकाइवर ने सत्ता को शासन का जादू कहा है। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम्बुड्समैन का कार्यालय निम्नलिखित वर्षों में इन देशों में स्थापित किया गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है? यूनाइटेड किंगडम में 1966 में किया गया है या नहीं? न्यूजीलैंड में 1962 में, फिनलैंड में 1919 में, और स्वीडन में 1809 में। इनमें से एक सुमेलित नहीं है और उसी को आपको चुनना है। तो कौन सा है राइट आंसर? जल्दी से लिखिए। तो यूनाइटेड किंगडम में 1966 में नहीं किया गया है। 1967 में ओम्बुड्समैन की स्थापना होती है यूनाइटेड किंगडम में। सबसे पहले स्वीडन में 1809 में होती है, फिनलैंड में 1919 में, न्यूजीलैंड में 1962 में, और यूनाइटेड किंगडम में 1967 में ओम्बुड्समैन का कार्यालय स्थापित किया जाता है। तो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संगठन का आधार कौन सा नहीं है? बजटन, प्रक्रिया, सेवार्थी वर्ग, या फिर कार्य? तो इनमें से कौन सा संगठन का आधार नहीं है, आपको ये बताना है। तो जल्दी से लिखिए अपने आंसर को। कौन सा राइट आंसर है? बजटन है, प्रक्रिया है, सेवार्थी वर्ग है, या फिर कार्य है? क्या लगता है आपको? जल्दी से अपने आंसर को लिखिए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? बजटन। बजटन संगठन का आधार नहीं है। लूथर गुलिक ने संगठन के 4 आधार बताए हैं। कितने आधार बताए हैं? 4। संगठन के 4 आधार बताए हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? 4P। 4P के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये जो 4P है, इसमें से जो पहला P है वो है पर्पस, दूसरा है प्रोसेस,
तीसरा है पर्सन और चौथा है प्लेस। तो ये 4 आधार उन्होंने संगठन के बताए हैं। पर्पस यानी उद्देश्य, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, पर्सन यानी व्यक्ति जो काम कर रहे हैं संगठन में, और स्थान। तो ये 4 आधार उन्होंने बताए हैं। ठीक है, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। तो लूथर गुलिक ने बताए हैं संगठन के 4 आधार, जो कि 4P के नाम से जानते हैं, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, संसदीय अधिनियम द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो किसके द्वारा भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के पद का सृजन किया गया था? क्या है इसके लिए राइट आंसर? तो संविधान के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148 या फिर अनुच्छेद 149? तो अभी हमने बात की कि संविधान के द्वारा भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया, तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है आपको ये बताना है। तो लिखिए अपने आंसर को। तो अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसका एक मित्र मार्गदर्शक होता है? प्राक्कलन समिति का, प्रधानमंत्री का, प्रवर समिति का, या फिर लोकलेखा समिति का? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसके एक मित्र मार्गदर्शक होते हैं आपको बताना है। तो जल्दी से अपने आंसर को लिखिए। अपना फीडबैक लास्ट में जरूर शेयर कीजिए कि आज के प्रश्न आपको कैसे लगे। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति का एक मित्र मार्गदर्शक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय है, कहाँ पर है भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय? प्रयागराज में है, लखनऊ में है, या फिर उपरोक्त दोनों में है? कहाँ पर है जल्दी से बताइए अपने आंसर को। प्रयागराज में है या फिर लखनऊ में है, कहाँ पर है? 5 सेकंड लेफ्ट है आपके पास, जल्दी से आंसर को कीजिए। तो कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है, ललिता कुमार मंगलम है, मीरा कुमार है, या फिर सुमित्रा महाजन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है, ललिता कुमार मंगलम है, मीरा कुमार है, या फिर सुमित्रा महाजन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, या फिर 6 वर्ष का? तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? लिखिए अपने आंसर को लाइव चैट में अभी और बताइए इसके लिए क्या है राइट आंसर।
तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 335 में, अनुच्छेद 332 में, अनुच्छेद 330 में या फिर अनुच्छेद 331 में। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है? इसके लिए क्या है राइट आंसर? लिखिए अपने आंसर को। तो अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। तो किस में की गई है? अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यह किस आर्टिकल में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाएगा? अनुच्छेद 334 में, अनुच्छेद 339 में, अनुच्छेद 337 में या फिर अनुच्छेद 338 और 338 ए में। तो अनुच्छेद 338 और 338 में ये प्रावधान किया गया है, 338 और 338 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, जनजातियों को वन अधिकार दिलाने के लिए जनजातीय वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जनजातियों को वन अधिकार दिलाने के लिए जनजातीय वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 2006 में, वर्ष 2007 में या फिर वर्ष 2005 में? तो जल्दी से अपने आंसर को लिखिए लाइव चैट में अभी। तो जनजातियों को वन अधिकार दिलाने के लिए जनजातीय वन अधिकार अधिनियम 2006 में पारित किया गया। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक सभापति के अतिरिक्त कितने सदस्यों द्वारा गठित होता है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सभापति के अतिरिक्त और कितने सदस्यों द्वारा गठित होता है? आपको बताना है। ऑप्शंस है 5, 4 या फिर 6। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? लिखिए अपने आंसर को अभी। तो और कितने सदस्य चाहिए? 5। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक सभापति के अतिरिक्त और 5 सदस्य होते हैं और इनसे मिलकर बनता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म जो कि 1951 में पब्लिश होती है, किसकी रचना है? द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म किसकी रचना है? फ्रांत्स फेनन की है, हन्ना आरेंट की है या फिर नोजिक की है? किसकी है ये रचना, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म? तो जल्दी से अपने आंसर को लिखिए और बताइए इसके लिए क्या है राइट आंसर। तो द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951 में पब्लिश होती है और हन्ना आरेंट की ये पुस्तक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द ह्यूमन कंडीशन। द ह्यूमन कंडीशन किसकी रचना है? रॉल्स की है, फ्रांत्स फेनन की है, हन्ना आरेंट की है? द ह्यूमन कंडीशन किसकी बुक है? आपको बताना है। तो जल्दी से लिखिए अपने आंसर को अभी और बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या है। आप लोग अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं लास्ट में कमेंट बॉक्स में। तो द ह्यूमन कंडीशन किसकी रचना है? हन्ना आरेंट की। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ सके और आप क्विज को ज्वाइन कर सकें। द आर्कटिक होम इन द वेदास being also a new key to the interpretation of many Vedic texts and legends किसकी रचना है?
विवेकानंद की है, बाल गंगाधर तिलक की है, दयानंद सरस्वती की है या फिर राजा राम मोहन राय की है। इस बुक का हम इतना ही नाम पढ़ते हैं, द आर्किटिक होम इन द वेदास, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस बुक का फुल नेम क्या है, तो आपको फुल नेम भी याद रखना है। तो ये बाल गंगाधर तिलक की रचना है, द आर्किटिक होम इन द वेदास, being also a new key to the interpretation of many Vedic texts and legends। बाल गंगाधर तिलक की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, द होम एंड द वर्ल्ड। द होम एंड द वर्ल्ड किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती की है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है या फिर विवेकानंद जी की है। तो द होम एंड द वर्ल्ड किसकी रचना है? इनमें से किसकी रचना है, जल्दी से लिखिए। तो ये रचना किसकी है? द होम एंड द वर्ल्ड किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, बुद्धिज्म द फुलफिलमेंट ऑफ हिंदुइज्म किसकी रचना है? बुद्धिज्म द फुलफिलमेंट ऑफ हिंदुइज्म किसकी रचना है? स्वामी विवेकानंद जी की, सावरकर की, एम.एन. रॉय की। तो इनमें से किसकी रचना है बुद्धिज्म द फुलफिलमेंट ऑफ हिंदुइज्म? तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? तो बुद्धिज्म द फुलफिलमेंट ऑफ हिंदुइज्म स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर किसकी रचना है? ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर किसकी रचना है? लेनिन, ग्राम बलास, माओ त्से तुंग। तो इसमें इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिए गए हैं क्वेश्चंस में, तो आपको ये याद रखने हैं। ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर किसकी रचना है? लेनिन की है, ग्राम बलास की है या फिर माओ त्से तुंग की है? किसकी है? जल्दी से राइट आंसर लिखिए। तो ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर किसकी रचना है? माओ त्से तुंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन फॉर यू, जिसका आंसर आप लोग अभी नीचे स्क्रॉल करके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और कैसे लिखेंगे? लिखेंगे QFU यानी क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर जैसे आपको अगर तिलक लग रहा है तो आप तिलक लिखिए, सावरकर लग रहा है तो सावरकर लिखिए, और रॉय लग रहा है तो रॉय लिखिए। ABC कृपया नहीं लिखिएगा, पूरा नाम लिखिएगा जो भी है, और राइट आंसर अपना लिखिएगा जो भी आपको लगता है, और फीडबैक दीजिएगा कि प्रश्न कैसे लगे और आगे आपको इस प्रकार के और क्या चाहते हैं आप लोग। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।